जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा संपादकीय है वो है रेलवे दुर्घटनाओं पर आधारित है, जिसका टाइटल भी आप देख सकते हैं। शीर्षक है असुरक्षित होता रेल का सफ़र। बहुत सारे रेल हादसे अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला है। तो इस साल अगर आप निबंध लिख रहे हो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर आप किसी जीएस 3 के उत्तर को लिख रहे हो, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आपको रेलवे ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ से एक सवाल आपको मिल सकता है कि आप किस तरीके से रेलवे को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर सरकार कदम उठा रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या चुनौतियाँ हैं रेलवे के अंदर। ये सब सारी समस्याओं के ऊपर आपसे एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है असुरक्षित होता रेल का सफ़र। सबसे पहले हम भूमिका पे नज़र डालेंगे। देखिए, भूमिका में आप और भी तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि एक भारत के बारे में लिख सकते हैं कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अपने देश में स्थित है। इस तरीके से भी आप उसमें कुछ फैक्ट डेटा शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 44 हमें रेल दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब टॉपिक है असुरक्षित होता रेल का सफ़र, तो अगर आपकी भूमिका या जो इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा, उसको आप थोड़ा सा उस फैक्ट के साथ शुरू करें जहाँ पर आप ये बता सकें कि कितना रेल एक्सीडेंट हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन देता है। तो पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे प्रतिवर्ष 44 गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। हाल की रेल दुर्घटनाएं यात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी विनाशकारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक सुधारों और बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो बहुत सारे जो शब्द हैं, टेक्निकल शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं, वो आपको अपने उत्तर में हर पेपर में शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका उत्तर ऐसा लगे कि वो उसी पेपर का लिखा गया। जैसे अभी यहाँ पर एक देखिए, आपको पॉइंट एक आपको शब्द मिल गया सुरक्षा प्रोटोकॉल। ये तो मान लीजिए आंकड़ा आपके पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कुछ कारणों को कि रेल दुर्घटनाएं जो भी हो रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियां हैं, फॉल्ट है, यानी बुनियादी ढांचे में हमें कमी नज़र आती है। बुनियादी ढांचे की क्या खामियां हैं? रेलवे का बुनियादी ढांचा, जिसमें आपका ट्रैक आता है, पुल आता है, ओवरहेड तार आता है, ऊपर की जो बिजली की तार होती है, और रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई भी आप सामान जैसे अपने पास सुरक्षित तरीके से रख रहे हैं, मान लीजिए उसको आपने रखा हुआ है अपने पास इस्तेमाल के लिए। अब रोलिंग का मतलब चक्र जैसा। तो जो भी ये पहिए होते हैं, जो भी आपके पास गोल पहिए टाइप के कोई भी रेलवे में सामग्री है, वो रोलिंग स्टॉक का रूप होगा। जैसे पहिया आप देखेंगे, पहिया में एक लंबी सी रॉड लगी है और दो तरफ उसके ऐसे गोल गोल पहिया है, तो ये सब रोलिंग स्टॉक का हिस्सा है। तो जो आपका जो भी बुनियादी ढांचा है, जैसे ट्रैक हो गया, पटरी हो गई, पुल हो गया, ओवरहेड तार हो गया, रोलिंग स्टॉक हो गया, वो सब इसमें शामिल होता है बुनियादी ढांचे में। तो अक्सर खराब रख रखाव, जब अच्छा मेंटेनेंस आप नहीं रखते हैं, या फिर मान लीजिए किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से तोड़फोड़ हो जाता है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उनके कारण इनमें बुनियादी ढांचों में खराबी देखने को मिलता है। जैसे आए दिन आप सुनते रहते हैं बाढ़ की जो समस्या है, बिहार, उत्तर यूपी और जो आपके आसाम साइड है, जो कहीं भी मान लीजिए और बाढ़ की समस्या होती है, तो आप अक्सर देखते हैं कि पुल जो हैं वो टूट जाते हैं, या फिर ट्रैक है आपका, पटरी है, वो टूट जाती है। तो इस तरह से बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचना हर साल देखने को मिलता है। तो रेलवे प्रणाली जो है, जो रेलवे सिस्टम है, वो भी धन की कमी यानी कि लैक ऑफ फंड्स, भ्रष्टाचार, करप्शन और अक्षमता से ग्रस्त है, जो रेलवे के रख रखाव में बाधा डालती है। तो इस पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा कारण है पटरियों पर कई गुना ज़्यादा बोझ है इस समय। देखिए, भारतीय रेलवे के करीब 1219 रेलखंड है। रेलखंड जैसे आप अक्सर सुनते हैं सेक्शन, तो जैसे एक पोस्ट होती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वरिष्ठ सेक्शन जो अभियांत्रिक होता है। तो ये जो वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर होता है, वो क्या है कि जैसे 68 आपके डिवीज़न है रेलवे में, उसके बाद उनको छोटे छोटे सेक्शन में तोड़ा गया है। तो एक डिवीज़न में कई सारे सेक्शन हो गए, तो पूरे देश में 1219 रेलखंड हो गए। इन रेलखंडों में करीब 40% ऐसे रेलखंड हैं जिन पर ट्रेनों का जो बोझ है वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट है, एक रपट के मुताबिक
247 लगभग 250 रेलखंडों में से करीब 65% तो अपनी क्षमता से 100% से भी अधिक बोझ ढोने को मजबूर है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि 250 रेलखंड में करीब उनके 65% ऐसे रेलखंड हैं जहां पर 100% जो क्षमता है उससे ज़्यादा, उससे भी कई अधिक ज़्यादा गुना आपको देखने को मिल रहा है ट्रेनों का आवागमन। तो बोझ उन पटरियों पर ज़्यादा है। तो जब भी आप समस्या का समाधान लिखेंगे, समस्या को पहले समझिए। तो इसका मतलब है कि ऐसे रेलखंडों की तुरंत पहचान की जानी चाहिए जहां पर 100% से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा बोझ है वहाँ के ट्रैक और पटरियों पे। तीसरा कारण है मानवीय त्रुटियाँ, ह्यूमन एरर्स भी हमें देखने को मिलता है। रेलवे कर्मचारी जो ट्रेनों और पटरियों के संचालन यानी कि ऑपरेशन, रख रखाव, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे थकान, लापरवाही, भ्रष्टाचार या सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं की उपेक्षा के कारण मानवीय त्रुटियों के शिकार हो जाते हैं। अब मानवीय त्रुटियों के परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलेगा? कभी कभी सिग्नलिंग गलत हो जाती है, गलत संचार हो जाता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है, या अन्य खतरों की अनदेखी हो सकती है। और चौथा कारण क्या है? अपर्याप्त रखरखाव और निरीक्षण, यानी इनएडिक्वेट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन। कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी, उस सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि रखरखाव गतिविधियों, निरीक्षण और ट्रैक नवीनीकरण प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करती है ये रिपोर्ट। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जहां पर आपको नियमित समय पर उसको देखते रहना चाहिए, उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए कि क्या वहां पर किसी ट्रैक में दरार आ रही है, क्या मौसम के बदलाव के कारण ट्रैक में कहीं हमें किसी तरह का क्षति होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या किसी उपद्रवियों के द्वारा ट्रैक को, पटरी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये सभी निरीक्षण जो है ये समय समय पे करते रहते हैं और इसके लिए ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। इसीलिए जो भी वैकेंसी है रेलवे के अंदर, आप समाधान में ये भी लिख सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं उनको भी तुरंत भरा जाना चाहिए, ताकि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ जिनका बिल्कुल बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, कार्य होता है, वहाँ पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह की पटरियों पर दिख रही खामियों को दूर किया जाए समय रहते, और किसी भी दुर्घटना का जो निमंत्रण इस तरह की टूटी हुई क्षतिग्रस्त पटरियां देती रहती हैं उनको दूर किया जा सके। अब हम ये देखेंगे कि रेलवे सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारी पहल क्या की गई है। तो अब हम सरकारी इनिशिएटिव, सरकार के द्वारा जो पहल की गई है रेलवे की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपको पॉइंट मेंशन करना है कवच का। कवच आपके आंसर में दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी और भी उत्तर को आप लिख रहे हैं रेलवे से जुड़े हुए प्रश्न को, तो भी आप कवच को वहाँ पर ले आ सकते हैं। कवच भारतीय रेलवे के लिए स्वदेशी रूप से हमने अपने खुद से अपने देश में इसे विकसित किया है। यह स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की एक प्रणाली है कवच। तो कवच जो है वो आपको यहाँ पर लिखना ही लिखना है। दूसरा, भारतीय रेल संरक्षण के लिए एक कोष लाया गया था। इस कोष की स्थापना 2017-18 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए, मतलब 2022-23 मान लीजिए, 1 लाख करोड़ या 1 ट्रिलियन के कोष के साथ की गई थी। तो एक ऐसा कोष बनाया गया था, एक ऐसा खजाना बनाया गया था जहां पर 1 लाख करोड़ रुपया जमा किया गया। रेलवे ने बोला कि इस 1 लाख करोड़ का इस्तेमाल जो है वो रेलवे की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। अब रेलवे की सुरक्षा के लिए कैसे कर सकते हैं? तो जैसे ट्रैक है, पटरी है, उसके मेंटेनेंस में आपने खर्चा कर दिया। ये कवच जैसे सिस्टम जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, उसको लागू करने के लिए, ट्रेनों में लगाने के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया। तो महत्वपूर्ण जो संपत्ति है रेलवे की, उसकी एक सुरक्षा निधि है ये, यानी एक सेफ्टी फंड है फॉर क्रिटिकल एसेट्स। इसका उद्देश्य था ट्रैक का नवीनीकरण करना, यानी कि ट्रैक का रिन्यूअल करना, जितने भी पुल हैं उन पुलों का पुनर्निर्माण करना, यानी ब्रिज रिकंस्ट्रक्शन करना। इस तरह से कार्यों को संपन्न करने के लिए इस निधि की स्थापना की गई थी। तीसरा, सरकार की तरफ से कोशिश किया गया था प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार। अब मिशन रफ्तार से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी ट्रेनों की रफ्तार है, स्पीड है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक ठीक ठाक स्पीड तक ले जाने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था। इसका लाभ मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करना और यात्री ट्रेन की गति को 50% तक बढ़ाना था।
इसमें सिर्फ गति को बढ़ाना ही इसका लक्ष्य नहीं था, साथ ही साथ इस गति को बढ़ाने के लिए हमें ट्रैक को भी, अगर मान लीजिए ज़्यादा सुरक्षित ट्रैक से रिप्लेस करना हो, बदलना हो, या फिर उसके देखभाल के लिए भी इसमें कई सारे प्रावधान थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए, या फिर अगर इस प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार की बात करें तो आप इसको और भी जगह प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि रेलवे ने इफ़िशियंसी की जो सुधार की, यानी कि रेलवे में ट्रेनों की जो परिचालन है उसकी गति को सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाएं, तो उसमें भी आप प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार को लिख सकते हैं। और LHB डिज़ाइन कोचेस, ये जो LHB वाली डिज़ाइन कोचेस हैं, आप जैसे रेलवे में देखेंगे अब जो रेड कलर की आपको राजधानी वाली टाइप की बोगी देखने को मिलती है, बहुत सारी और सुपरफास्ट ट्रेनें जहाँ पर आपको उस तरह के कोचेस देखने को मिलेंगे, वो LHB कोचेस होती हैं। तो ये मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हल्के और सुरक्षित कोच हैं। ये जर्मन तकनीक पर आधारित होता है, जर्मन टेक्निक पर निर्भर होता है ये, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जर्मन तकनीक का नाम आपको लिखना पड़ेगा LHB कोच में। और इनमें जो पारंपरिक ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है अपना इंडिया में, वहाँ से जो डिज़ाइन किए हुए कोच हैं उनकी तुलना में ये बेहतर एंटी क्लाइंबिंग विशेषताएं हैं। एंटी क्लाइंबिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये दुर्भाग्य से कोई रेलवे दुर्घटना हो जाती है तो ये जो दो कोचेस हैं इनके बीच में कपलिंग इस तरीके से बनी होती है कि ये जो है इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ेगा नहीं बोगी, इसी को हम क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है। तो एंटी क्लाइंबिंग विशेषता यही होती है। अब आप देखेंगे कोच जो है वो पटरी के किनारे उतर जाती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन अब पहले के समय में, आज से जो 15-20 साल 25 साल पहले देखने को मिलता था कि रेल दुर्घटना हुई और कोच जो है वो किसी दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ गई है, उस तरीके का सीन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी खासियत है LHB कोच की। उसके बाद ये अग्निरोधी सामग्री इसमें ज़्यादा है, पुराने कोचेस की तुलना में इसमें आग लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। उसके साथ साथ इसकी उच्च गति क्षमता है। पुरानी जो कोचेस हैं बहुत सारी, आप उनको 100, 105, 110 तक ठीक ठाक स्पीड से मैक्सिमम ले जा सकते हैं, उसके ऊपर ले जाने में थोड़ा खतरा होता था। इस कोचेस में क्या फ़ायदा है आपको कि आप इसको 120, 130, 140 तक की जो भी स्पीड वाली ट्रेनें हैं अपने देश में, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, उसमें वंदे भारत तो चलिए ठीक है, वो अलग कोच डिज़ाइन किया गया है, राजधानी ले लीजिए, शताब्दी ले लीजिए, तो उनके कोचेस जो हैं या बहुत सारी और भी ट्रेनें हैं, तो वहाँ पर आपको ये कोच जो है वो फ़ायदा पहुँचाता है। और इनकी लंबी सेवा जीवन है, ये ज़्यादा समय तक आपको सेवा देगी। इसका लाइफ जो है इन कोचेस का वो ज़्यादा है पुरानी वाली ICF कोचेस की तुलना में। और एक और कदम जो इम्पोर्टेंट उठाया गया वो था मिशन जीरो दुर्घटना, जिसे हम मिशन जीरो एक्सीडेंट का नाम देते हैं। देखिए इस मिशन में 2 उप मिशन को शामिल किया गया था। पहला, जो भी ये मानव रहित क्रॉसिंग है इनको ख़त्म करना है। बहुत सारी रेलवे क्रॉसिंग अपने देश में इस तरीके की हैं कि वहाँ पर आपको कोई फाटक वाला या गुमटी वाला इंसान नहीं दिखेगा कि जो ट्रेन आने के पहले ऐसे फाटक गिरा रहा है, उठा रहा है, वो वहाँ पर ग्रुप डी एम्प्लॉय आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि अब लोग खुद ही अपने से सजग रहते हैं, देख लेते हैं दोनों तरफ ट्रेन आ रही है कि नहीं, फिर अपने से जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता था कि दुर्घटना हो जाती थी। अब इस तरह के जो मानव रहित क्रॉसिंग है इनको ख़त्म किया जा रहा है। जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज का मतलब कि जो 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर से अधिक होती है, इसमें शायद एक 1.3 मीटर के आसपास होता है, 1.6 मीटर के आसपास होता है, 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसी जो ब्रॉड गेज हैं, बड़ी लाइन है, इन पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग को ख़त्म करने का लक्ष्य था और लगभग ये लक्ष्य अब पूरा हो चुका है। दूसरा इसमें था आपका जो उप मिशन आप बोल सकते हैं, वो था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन कोलिजन मतलब कि ट्रेनों के टक्कर को रोकने का एक इसमें सिस्टम था कि मान लीजिए कभी कभी दुर्भाग्य से ये सेम पटरी पे 2 ट्रेनें आमने सामने अगर आ जाती हैं तो इनमें आपस में टकराव नहीं होगा। यही है एंटी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये आमने सामने की टक्करों को रोकता है और औसत जो अनुभागीय गति में वृद्धि के साथ थ्रूपुट में भी सुधार करेगा। अनुभागीय गति मतलब अभी जैसे हमने ऊपर बात किया सेक्शंस का, कि रेलवे का जो डिवीज़न है वो कई सारे सेक्शंस में बटा हुआ होता है, तो हर एक सेक्शन पे ट्रेनों की स्पीड को काउंट किया जाता है, कितनी ट्रेनें उस सेक्शन से गुजरी, कितनी ट्रेनों का एवरेज स्पीड है उस सेक्शन में, ये चीज़ें काउंट होती हैं। तो थ्रूपुट जो ये शब्द आप देख रहे हैं, टेक्निकल शब्द, इसका सिंपल मतलब ये है कि किसी एक दिन आप उठाइए, किसी एक सेक्शन को देखिए कि कितनी उसमें से मालगाड़ी या फिर पैसेंजर ट्रेनें पार हो रही हैं। जो भी ट्रेनें पार हो रही हैं, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर ट्रेनें हो, सबको जोड़िए और देखिए कि कितनी मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेनें एक दिन में एवरेज स्पीड से पास हो रही हैं। वो होता है थ्रूपुट। तो अगर आप
इस सिस्टम को लगा देते हैं, एंटी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ट्रेनों की रफ्तार है वो बनी हुई है। उसकी वजह से जो किसी भी दिन आप जब देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ से जितनी भी ट्रेनें पार हो रही हैं, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर ट्रेनें हो, तो वहाँ पर स्पीड बढ़ चुकी है और थ्रूपुट में सुधार हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने समस्याओं को देखा, सरकार के कदम को देखा, अब आगे की क्या राय है, आगे की क्या राह है, आगे का क्या उपाय है, वे फॉरवर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हमें वहाँ पर अपने आंसर को पूरा करना है। सबसे पहली बात है कि गहन जांच होनी चाहिए किसी भी रेल दुर्घटना की, मूल कारणों की पहचान होनी चाहिए और जवाबदेही को तय करने के लिए ट्रेन दुर्घटनाओं की व्यापक और समय पर जांच करना अति आवश्यक है। ये नहीं कि 6 महीने 8 महीने तक जांच ही चल रही है, फिर तब तक पता चला कि जांच का जो सही कारण हमें पता चला उसको हम दूर कर सकते थे अगली रेल दुर्घटना के पहले। यहाँ पता चला कि ट्रैक किसी 2-3 सेक्शन में दिक्कत है, किसी ट्रैक में हमें मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। पता चला ये रिपोर्ट आया 6 महीने बाद, उस 6 महीने के बीच में 2 रेल दुर्घटनाएं और हो गई। तो इसीलिए समय पर इस तरह की किसी भी रेल दुर्घटना का जो रिपोर्ट है वो समय पर जांच होकर पूरा हो जाना चाहिए। इसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट जमा करने और यह सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए कि निष्कर्षों को विश्लेषण और जो भी निष्कर्ष हो रेलवे की रिपोर्ट का, उसका विश्लेषण और उसकी चर्चा के लिए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, डिबेट हैं, न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर डिबेट होना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। रख रखाव के जो प्रथाएं हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि जो रेलवे में मेंटेनेंस की एक प्रथा है उसको फिर से हमें मजबूत करना पड़ेगा। पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक निरीक्षण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स को प्राथमिकता देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्टाफ या कर्मचारी और प्रशिक्षण को बढ़ाएं, यानी न केवल स्टाफ या कर्मचारी को बढ़ाने की आवश्यकता है बल्कि उनके प्रशिक्षण को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। सुरक्षा से संबंधित पदों पर स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता है और ट्रेन संचालन में शामिल स्टाफ सदस्यों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रदान करने की आवश्यकता है। और चौथा, उन्नत प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ रही है उसको आप रेलवे में लगाइए। सुरक्षा निगरानी, खामियों का शीघ्र पता लगाने और वास्तविक समय पर निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना पड़ेगा। और आखिरी, एक सुरक्षा नियामक निकाय की स्थापना करने की ज़रूरत है, यानी एक सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी को स्थापित करने की आवश्यकता है, या विशेष रूप से जो निजी ऑपरेटर हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि आपको तेजस में देखने को मिलता है। तेजस ट्रेन में प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, वो एक्चुअली ट्रेन तो सरकार की है, सब कुछ सरकार का है, लेकिन उसका जो संचालन हो रहा है वो प्राइवेट तरीके से हो रहा है, प्राइवेट हाथों में हो रहा है। तो प्राइवेट ऑपरेटर्स भी अब शामिल कर रहे हैं आप रेलवे में, तो इनकी निगरानी के लिए भी एक हमारे पास निकाय होने चाहिए, नियम होना चाहिए। और जो नए हाई स्पीड कॉरिडोर हम बना रहे हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बनाया जा रहा हो, चाहे नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में बनाने की बात की जा रही हो, या फिर नए हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे कानपुर से नई दिल्ली के बीच में सारी ट्रेनों का जो स्पीड है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। इस तरह की हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बढ़ते समावेश को साथ सुरक्षा मानकों की निगरानी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सारा कदम है जो कि और उठाने की आवश्यकता है। सरकार जो अपने स्तर पे कदम उठा रही है वो तो महत्वपूर्ण है ही। तो ये सारा जो है चीज़ें हमें करने और समझने की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का विश्लेषण यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।